प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए एक वायरल पेपर लाया हूं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। आपका ये पेपर जो है 11 मार्च दिन मंगलवार को होने जा रहा है। देखिए, इसका जो है संकेतक ये है और 2025 सामाजिक विज्ञान। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके अंक अच्छे से अच्छे आएंगे। सामान्य निर्देश पढ़ने जरूरी होते हैं। देखिए, नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अच्छी प्रकार से आपको पेपर को पढ़ना है, समझना है अच्छी प्रकार से। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं इसके अंदर। फिर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों ए और ब में विभाजित है। इसके 2 खंड है, ए और ब। ए जो है वो बहुविकल्पी है और ब जो है वो वर्णात्मक है। ध्यान से समझना इसको। ये खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्प प्रश्न है। तो 20 अंक के बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, जिसके एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और उसमें से एक प्रश्न जो है सही होगा। और उसमें सही उत्तर को जो है आपने OMR शीट पर भरना है। गोला काला या नीला करना है बॉल पेन से। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। देखिए, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। पहले आप ध्यान पूर्वक उसको गोले को काला या नीला करें, क्योंकि काटने के बाद वो बेकार हो जाता है, वो शीट बेकार हो जाती है। और इसको ना ही तो इरेजर करना है और ना ही कोई व्हाइटनर लगाना। ध्यान रखना आपने अच्छी प्रकार से। देखिए, खंड ब 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णात्मक 1 तथा वर्णात्मक 2। और फिर क्या है, मानचित्र मैप भी है इसके अंदर। देखिए, मैप संबंधी 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क व 29 ख है। तो देखिए आगे, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। फिर अगला निर्देश पढ़ते हैं, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर, प्रश्न पत्र में चिपका हुआ उसे उसमें निकाल लेना है, उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कर दीजिए। उसको निकाल करके फाड़ करके उसे जो है फिर उसके साथ में चिपका देंगे उत्तर पुस्तिका में, प्रश्न पत्र से निकाल के। देखिए, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। उन्हें अलग प्रश्न लिखने हैं, आपको प्रश्न लिखने भी है और मैप में उसे भरना भी है। देखिए, अब देखते हैं खंड अ। इसमें बहुविकल्प प्रश्न है, 20 बहुविकल्प प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। देखिए, निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। देखो, जो आप पे OMR शीट है उसमें उत्तर जो है भरने हैं इसमें से। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, किसने बनाया था वो देना है इसमें। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, जूसेफ मेथ्सिनी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन ला से संबंधित देश है। तो कौन ला से संबंधित ब्रिटेन है। देखिए, उत्तर सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेपोलियन बेनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो 1815 में इनकी पराजय हुई थी, वाटरलू के युद्ध में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, किससे पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गुलामगिरी किसकी रचना है। तो ये ज्योतिबा फूले की है, महाराष्ट्र के जो है संत है, इन्होंने लिखी थी। नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। देखिए, इसे प्रतिरक्षा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में 8वीं सूची के अंदर भाषाओं को रखा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को छांटना है हमने। देखिए, यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है, इसमें सभी धर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जनता के लिए शासन किस शासन की व्यवस्था है। तो सीधे लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यों का शासन, ये जो है लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ये सही है, सी वाला राइट आंसर, जैव और अजैव दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। जो है पेरिस के रियो डी जेनेरो में जो है किया गया था। फिर देखिए नंबर 13, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। तो ये जून जुलाई में इसका समय होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। तो प्राकृतिक गैस जो है वो ऊर्जा खनिज कहलाता है।
फिर देखिए 15 कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। सूती वस्त्र उद्योग जो कृषि पर आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारतीय रेल के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 सूचना संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 1986 में पारित हुआ था ये उपभोक्ता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस देश का विकास आधारित होता है? किसी देश का विकास आधारित होता है कहाँ पे? उसमें प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, अर्थात यानी कि उपयुक्त जो है सभी जो है इसका उत्तर ये हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये 2005 में आरंभ हुआ था। अब देखते हैं आगे, देखते हैं ये खंड ए था। ये आपने जो है अपनी OMR सीट पे जो है काले गोले जो है वो काले नीले पेन से भरने हैं। अब जो है लिखित है ये खंड ब जो वर्णात्मक है। वर्णात्मक देखिए, वर्णात्मक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 21 नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो देखते हैं मित्रों, ये देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में उत्पादन बढ़ा युद्ध के कारण। उस टाइम में युद्ध चल रहा था, युद्ध के कारण यूरोप के देशों में औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, जिससे भारत में वस्तुओं की मांग बढ़ी। ब्रिटिश सरकार ने भारत से ज्यादा सामग्री की जरूरत महसूस की। उत्पादन बढ़ने के क्या कारण है? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे युद्ध में उलझ गया था कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया था। वह भारत में अपने माल निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। देखिए ख इंग्लैंड के सब कारखानों में निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने के लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। देखिए गै देखे एक देसी विशाल बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को सरकार द्वारा अनेक चीजें जैसे फौज के लिए वर्दियां, बूट, टेंट का सामान, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार के सामान बनाने के लिए उधार मिल गया, तो उनमें जान आ गई। एक है पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने भी खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वर्ण मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई, यानी कि मुनाफा हो गया। उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट हो गई। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो ये इसका उत्तर है, आपके समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन थे, ऊपर वाला हमने कर दिया। G77 से आप क्या समझते हैं? ये हमने करना नहीं, वो कर दिया हमने। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लोकतंत्र शासन की व्यवस्था से बेहतर है स्पष्ट कीजिए, अथवा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और व्यय सरकार का गठन करता है। तो देखिए हम ये देखते हैं 22 वाला। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कैसे लोकतंत्र में शासन व्यवस्था चलती है। और देखिए शासन व्यवस्थाओं के मूल्यांकन स्पष्ट है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से उत्कृष्ट है। तानाशाही तथा अन्य व्यवस्था अधिक दोषपूर्ण है। लोकतांत्रिक शासन को दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर बनाने के निम्न कारण दिए सकते हैं। नंबर 1 नागरिकों में समानता को बढ़ाता मिलता है इसमें। फिर नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। नंबर 3 इसमें निर्णयों में उत्कृष्टता आती है। नंबर 4 टकराव को टालने संभालने का समाधान होता है। नंबर 5 इसमें गलतियों को सुधारने की संभावना होती है। ये इसकी विशेषताएं। आज ज्यादातर लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहारिक 2 बातें होती हैं, पर व्यवहार में इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस संकोच के चलते लोकतंत्र के परिणामों पर अधिक गहराई से विचार करना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान विश्व के 100 देश किसी न किसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी साथ ही साथ वे अपने नागरिकों को कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व तो अधिकांशतः देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपने आर्थिक उपलब्धि और संस्कृतियों के मामले में ये एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। स्पष्ट है कि इनका सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि है वह दूसरी जगह उसी तरह दिखे या आवश्यक नहीं। लोकतंत्र का अनेक बातों से अधिक संबंध नहीं होता, जिनको हम बहुत
मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर देने वाली जादू की छड़ी बनी है। देखिए क्वेश्चनों के बीच में अंतर देना जरूरी है। देखिए हमने अंतर के लिए लाइन मार दी और 2-3 लाइनें यहाँ छोड़ दी है। फिर प्रश्न लिखा है हमने अगला। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे ऊपर, उसमें जो है हम उसका प्रश्न की संख्या डाल देंगे। फिर देखिए हेडिंग डाला हमने अगला, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव को उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का पहले अर्थ। इस प्रकार से हेडिंग लिखेंगे हम। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही विश्वकरण है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन वृद्धि। कृषि उत्पादन की वृद्धि पर जो 1990 में केवल 3% थी, 1996 में उत्पादन बढ़कर 7.5 हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें काफी उतार चढ़ाव के बाद ये 1998-99 7% हो गई। राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि। नई आर्थिक नीति की इन सब आलोचनाओं के बावजूद इस बात से पीछे नहीं हटा जा सकता कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो 1990-91 में 4.7 थी, वह 1996-97 बढ़कर 7% हो गई। 1997-98 में यह फिर से गिरकर 4.9% हो गई। 8वीं योजना की वास्तविक वृद्धि दर 6.6% तक बढ़ी। देखिए उत्पादकों में वृद्धि। उत्पादों में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय और विदेशी दोनों उत्पादों को बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प और वे अब उनके अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। जहां तक समाज के निर्धन वर्ग का सवाल है, इस प्रतिस्पर्धा ने उनके उद्योग ही बंद करा दिए। नए उद्योग की स्थापना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्षेत्रकों में जहां नए उद्योगों को स्थापित किया गया, वहीं नए रोजगारों का भी सृजन हुआ। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ और कुछ ने तो उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी किया। ये देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इनके बीच में एक लाइन दे दी ताकि पता रहे एग्जामिनर को, बहुत तेजी से चेक करता है, उसे पता चलेगा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया और अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है। ये प्रश्नोत्तर संख्या भी हमने से डाल दी है। देखिए प्रश्नोत्तर की संख्या जो है 24 है। इसमें 24 को पढ़ते हैं हम। देखिए मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय। मृदा कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी का जो कटाव है उसे रोकने को जो उपाय किस प्रकार से करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करना आवश्यक है। नंबर 1, वृक्षारोपण के द्वारा पेड़ पौधों को लगा करके। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। पहाड़ी ढालों पर लगाएंगे तो पहाड़ियां खिसकेगी नहीं और इन ढंग से वायु अपरदन को रोका जा सकता है। नदी के किनारों पर वृक्षों की पंक्तियों को लगाने से बाढ़ के समय नदी कटाव नहीं कर पाती, इससे मृदा अपरदन रुक जाता है। फिर देखिए सोपान बनाया, सोपान में सीढ़ियां बना करके, पहले जैसे ये सीढ़ी है, फिर नीचे पहाड़ी ढालों पर जिस प्रकार से देखो बनाई जाती है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेत काफी विकसित हुए हैं। बड़े खेतों में पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनोपन व हवाओं द्वारा जनित बल को कम कर देती है। जो हवा चलती है मिट्टी को इधर से उधर करती है, तो उससे जो है जो घास की पट्टियां उन्हें इधर उधर होने नहीं देती। अतः सोपान बनाकर भी एक हद तक मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है अगला जो क्वेश्चन है वर्णात्मक सेकंड है। पहला 1 था, अब 2 है। पहला 4 नंबर के, 4 नंबर के थे, अब 6 नंबर के आ गए हैं। पहले 80 शब्दों में था, अब जो है 150 शब्दों में है। देखिए वर्णात्मक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। देखिए ये है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हम जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए ये देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 25 वर्णात्मक जो है प्रश्न दूसरा।
भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारण। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेश पूर्ण काल में पारंपरिक देशभक्ति से हुआ था। सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष के आरंभ से बहुत पहले से ही भारतीय समाज एक निजी सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने राष्ट्रत्व की कल्पना करने लगता था। भले ही राज्य अब उपनिवेशकों के हाथों में था, इसी जगह आकर उसने प्रभुसत्ता के अपने स्वयं के क्षेत्र के बारे में सोचा और ऐसी भारतीय आधुनिकता का 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों के भारत में क्षेत्रीय आधार पर ऐसी भावनाओं का विकास होने लगा था जब जन्मभूमि की परिभाषा देश, वतन या नाडु के रूप में की जाने लगी थी और क्षेत्रीय भाषाओं तथा धार्मिक संबंधताओं के विकास की पहचानों का निर्माण होने लगा था। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखिए पाश्चात्य विचार और शिक्षा, पश्चिमी विचार और शिक्षा। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में पश्चिमी विचारधारा और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा के प्रसार की भिन्नता से स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में इससे राजनीतिक क्रियाकलापों के स्तर पर प्रभाव पड़ा। यानी शिक्षा के उच्च स्तर वाली प्रेसिडेंसियों प्रांतों के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से अधिक मुखर थी, लेकिन इसका कारण यह था कि यहाँ पश्चिमी शिक्षा ने और भी बहुत से क्षेत्रों का संपर्क अनेक प्रकार के वैचारिक प्रभाव से कराया। देखिए पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा के प्रचार के कारण भारतीयों ने एक आधुनिक वृद्धि संगत धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा दूसरे पाश्चात्य विचारक उनके राजनीतिक मार्गदर्शन बन गए। इस प्रणाली ने शिक्षित भारतीयों को पाश्चात्य विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने तथा उसे एक जनतांत्रिक और आधुनिक दिशा देने में समर्थ बना। देखिए राष्ट्रीय जागरण और सुधार आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं था, बल्कि वह ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न हुआ था। बढ़ते नस्लीय तनाव, धर्मांतरण के डर और वैषम्यवादी प्रशासकों के सुधारवादी उत्साह ने पढ़े लिखे भारतीयों को विवश कर दिया था कि वे रुककर अपनी स्वयं की संस्कृति पर गहरी नजर डालें। अब शिक्षित भारतीयों ने अपनी संस्कृति को ठोस इकाई के रूप में निरूपित किया, जिसका आसानी से उद्धरण किया जा सके और विशेष उद्देश्यों से जिसका उपयोग किया जा सके। देखिए राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने भारतीयों को प्रजा एवं स्वतंत्रता के नए विचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने न केवल हिंदू धर्म तथा समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, अपितु अपने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का भी संचार किया। युवा सन्यासी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर भारतीयों में चेतना को जागृत किया। उपरोक्त के अलावा ऐतिहासिक अन्वेषण एवं अनुसंधान, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां, देश में प्रशासनिक एकीकरण का प्रयास, यातायात एवं संचार के साधनों का विस्तार, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, समाज को शिक्षित करने एवं प्रेस साहित्य की भूमिका, ब्रिटिश सरकार की प्रक्रियावादी नीतियों आदि ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं भारत की संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 26। अब भारत की संघीय शासन की विशेषता इस प्रकार हेडिंग में लिख देंगे, देखने वाला एकदम दूर से दिखेगा। देखिए संघवाद, पहले देखते हैं। संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद है। कौन सा? पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय स्तर पर। 2 स्तर मौजूद होते हैं। भारत की स्थिति में संघवाद की स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें, सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इस शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। देखिए नंबर 1, दोहरी नागरिकता का होना। संघात्मक शासन वाले
देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते ही हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है। दोहरे उद्देश्य प्राप्त करना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। देखिए नंबर 3, सरकार का एक या अधिक स्तर का होना। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती है जो राज्य सरकार के कामों का संचालन करती है। नंबर 4, सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने पर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। नंबर 5, सुरक्षा प्रदान करने में सहायक। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार में हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को गारंटी और सुरक्षा देती है। नंबर 6 देखिए, संविधान को व्याख्या करने का अधिकार। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भूमिका निभाता है। नंबर 7, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत होते हैं। नंबर 8, मौलिक प्रावधानों के दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से बदलना। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर पर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति हो सकती है, सहमति से हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए अथवा भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए हम जो है प्रश्नोत्तर संख्या 27, भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है। असम का तेल क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तेल क्षेत्र आते हैं। डिगबोई, यह भारत का प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। इसकी खोज ब्रिटिश काल में की गई थी। यह तेल क्षेत्र असम में टीपम की पहाड़ियों से पूर्व उत्तर में लखीमपुर तक फैला है। प्रमुख तेल कुएं हैं बटयायांग, हस्सापांग, डिगबोई आदि। सुरमा नदी घाटी, इस क्षेत्र में हल्की श्रेणी का तेल बदरपुर एवं पथरीला से निकाला जाता है। नाहर कटिया, इस तेल क्षेत्र में स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1953 में तेल उत्पादन आरंभ किया गया। रुद्र सागर लकवा, इस तेल क्षेत्र का विस्तार मोरेन तेल क्षेत्र के दक्षिण शिव सागर जिले में है। गुजरात तेल क्षेत्र, इस तेल क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अंकलेश्वर, यह तेल क्षेत्र वर्ष 1958 में खोजा गया था। यह क्षेत्र बड़ोदरा से 44 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से 1200 मीटर की गहराई से तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। देखिए अहमदाबाद कल्लोल तेल क्षेत्र, इस तेल क्षेत्र की स्थिति अहमदाबाद शहर के पश्चिम में है। कल्लोल तेल क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों नवगांव, कोसवाम, कोंगना, मेहसाना, सानंद, बचराजी, बकरौल आदि स्थानों पर खनिज तेल मिलता है। खंबात या लुनेज, यह तेल क्षेत्र खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में बाड़सर में स्थित है। यहाँ वर्ष 1969 तक 62 कुओं से खुदाई की गई थी, जिनमें से 43 तेल तथा 19 में से गैस प्राप्त हुई है। देखिए अपतटीय तेल क्षेत्र, इस क्षेत्र में निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मुंबई हाई, यह तेल क्षेत्र मुंबई के निकट अरब सागर में स्थित है। यहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है, जो देश के 60% से अधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है। अलियाबेट क्षेत्र, यह गुजरात के सौराष्ट्र में भावनगर जिले में से 45 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित अलियाबेट द्वीप में स्थित है। बेसिन तेल क्षेत्र, तो इसकी स्थिति मुंबई हाई के दक्षिण में है। यहाँ 1900 मीटर की गहराई से तेल की खुदाई की जा रही है। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। दोनों में से एक करना, देखिए हम करते हैं। ये देखिए
प्रश्नोत्तर संख्या 28, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ता की शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब कोई उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड या दुकानदार से संतुष्ट नहीं होता था, तो वह सामान्यतः उस ब्रांड को खरीदना बंद कर देता था। यह माना जाता था कि उपभोक्ता जागरूक रहे तथा किसी वस्तु सेवाओं को खरीदते समय सावधानी बरते। उपभोक्ताओं को लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई वर्ष लग गए। इससे वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी। इस प्रकार भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ तथा अनैतिक और अनुसूचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के खाद्यान्न की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ताओं का आंदोलन का उदय हुआ। देखिए 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस आंदोलन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुसूचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों पर दबाव डालने में सफल हुए। सन 1986 में भारत में सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया गया, जो कोपरा के नाम से जाना जाता है। तो ये उपभोक्ताओं ने किस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ, ये हमने ये क्वेश्चन देखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है और इन्हें जो मैप आपको मिलेगा उसमें भरने हैं। आपको 2 मैप मिलेंगे। पहले मैप में देखें कैसे भरते हैं। मैं पहले इनका जो है उत्तर बताऊंगा, फिर जो है भरना आपको सिखाऊंगा। अच्छे प्रकार ध्यान से देखे क्या है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में, ध्यान रखना 1920 में हुआ था, वह स्थान कौन सा है? कोलकाता है। फिर वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, ये पंजाब में अमृतसर है। अमृतसर के पास, अमृतसर में है ये जगह। देखिए नंबर 3, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, ये बिहार में है और चंपारण में है। ये नीली खेती जहाँ पे हुए थे ये आंदोलन। फिर देखिए नंबर 4, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये अहमदाबाद में किया था और सन 1918 में किया था। जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह जनपद जहां चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो चोरी चोरा घटना गोरखपुर में हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में। अब देखिए ये कहाँ है, किस प्रकार से, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले ये देखिए भारत का नक्शा है। आप इस पे नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी है सारे सबको भरना है आपको इसमें। देखिए पहला क्या था हमारा, देखिए वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। तो देखिए कोलकाता जो है ये बांग्लादेश है, इसके नजदीक यहाँ कोलकाता है। देखिए इसका कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता भी इसका नाम रख दिया गया है। देखिए अब देखिए दूसरा है, क्या है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई। ये देखिए यहाँ पे पंजाब है, ये पंजाब है, ये यूपी है, ये इधर आगे राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया। ये इस जगह जो है यहाँ पर हम ये इससे टैली करेंगे इसे। ये देखो मोड़ सा है तो यहाँ पे भर देगा अमृतसर। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां नीली खेती करने वालों का आंदोलन हुआ, तो वह स्थान बिहार में है, चंपारण में है। देखिए ये हम ना यहाँ पे बिहार आ गए और ये चंपारण जो है, चंपारण में यहाँ पे इस जगह भर देंगे। देखिए आगे देखिए, वह स्थान जहां चोरा चोरी की घटना हुई थी, तो यह गोरखपुर में हुई थी। देखिए तो गोरखपुर ये हमारा यूपी है, ये सारा यहाँ से तक का, तो ये चोरा चोरी इस जगह भरेगा। ये देखिए इस टैली कर लेंगे इसको यहाँ पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये छूट गया था हमारा। देखिए ये जहाँ पे पूंछ ये ऊपर को मुंडी से उड़ रही है, इसके मुंडी के ऊपर अहमदाबाद है, गुजरात है सारा ये इससे टैली करके यहाँ भर देंगे इसको। देखिए इससे टैली करेगा अमृतसर को,
इससे टैली करेंगे चौराचौरी को, और इससे टैली करेंगे हम जो है चंपारण को, और इससे टैली दे देखिए यहाँ पे इसे जो है पहचान के लिए ये देखिए इस जगह भर देंगे। तो इस प्रकार आपके बिल्कुल ठीक भरे जाएंगे ये। थोड़ा सा यहाँ से इसका जो है अंदाजा लेते हैं हम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। ये ऊपर वाला क्या था, ये ख है। देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखिए अब सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। देखिए नंबर 1, उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। देखिए उड़ीसा में एक तो घाघरा है, एक महानदी है, हम इनमें से एक भर देंगे। जानकारी के लिए मैंने दूसरी भी लिख दी आपके लिए। देखिए फिर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, इससे ये भरना है। देखिए सर्किल और फिर ये पॉइंट, चिन्ह द्वारा नाम सहित भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र एस चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है भरना है। तो ये क्या है, सूती वस्त्र उद्योग जो है कानपुर है, वाराणसी में भी है, जानकारी के लिए लिख दिया मैंने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह द्वारा भरा है, भरे है नाम सहित। देखिए उड़ीसा भी है, राजस्थान भी है, आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु भी। इनमें से हम एक मैं बता दूं कैसे भरना है। देखिए फिर देखिए पश्चिमी तट का एक बंदरगाह समुद्री पत्तन, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है भरना है। देखिए मुंबई भी है, कांडला भी है, कोचीन है, ये सारे पत्तन है। अब देखिए कैसे भरे जाते हैं, मैं अब आपको दिखाता हूँ। पहला हमारा क्या था, देखिए पहला हमारा ओडिशा एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है। देखिए ये हमारा उड़ीसा है, यहाँ पर इससे जो है जहाँ पे ये है ये महानदी है, ये महानदी भर देंगे हम यहाँ पर इस जगह। और फिर देखिए क्वेश्चन अगले और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल देखिए ये इस जगह को भर देंगे हम। ये इससे देख के ये यहाँ को अंदाजे से इस जगह भर देते हैं भोपाल। और फिर अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र एस चिन्ह द्वारा नामांकित नाम सहित कानपुर भर देंगे हम। देखे इस ये जो ये इससे यहाँ पे एस करके ये कानपुर सूती वस्त्र उद्योग। फिर देखते हैं एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, जो देखिए ओडिशा भी है, राजस्थान भी, आंध्र प्रदेश भी है और जो है तमिलनाडु भी है। तो हमने आज ये राजस्थान है, ये देखिए ये राजस्थान हमने ये भर दिया, इस जैसे इसने बताया था इस तरह से भर दिया। फिर देखिए पश्चिमी तट एक बंदरगाह समुद्री पत्तन, ये त्रिभुज द्वारा जो है नाम सहित। देखिए मुंबई, कांडला, कोचीन, इनमें से एक भर देंगे। देखिए ये हमारा जो है गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र गुजरात जहाँ खत्म हो रहा है उसको थोड़ा बीच में आके मुंबई भर देंगे और देखिए त्रिभुज बना दिया हमने यहाँ पर। आप जो है आपने अच्छे प्रकार से भारत के नक्शे को देख लिया होगा और हमने किस प्रकार से भरे, किस किस अंदाजे से भरे, ये भी आपने अच्छे प्रकार से जान लिया होगा। पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने पूरा पेपर हल कर दिया है। आपको इसको अच्छी प्रकार से स्टडी करनी है। अगर आप इसी अच्छे प्रकार से स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।